देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना HF-5 होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि वर्क फंक्शन के इंक्रीज होने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इनवर्स रिलेशन तो बन रहा है ना, वर्क फंक्शन के इंक्रीज होने से काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको ये बात पढ़ा रहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एफ के साथ जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्या होगी कि वर्क फंक्शन है ये, और वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ किस पे, मेटल पे। एक बात, और दूसरी मैं बात क्या कर रहा हूँ कि अगर इसको यू देख एफ HF0 लिखें या फाइव लिखें फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी। इस बात का फिर क्या मतलब है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से इसको फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फार्मूला से अगर देखा जाए तो माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन में जो डायरेक्ट लग रहा होता है वो इन्वर्स होता है ना, तो जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। ये दोनों बातें ठीक हैं, जो मैंने पहले बात की नहीं कांस्टेंट होता है वो भी ठीक है और ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन ये वाली बात जो लिखी है ये कंपैरिजन के लिए तो ठीक है, यानी ये वाली बात किसके लिए ठीक है, कंपैरिजन के लिए ठीक है, क्योंकि जो फाई है वर्क फंक्शन कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर मैटर, एक मैटर के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये वाली जो बात हम कर रहे हैं ये वाली बात कंपैरिजन के लिए ठीक है। कंपैरिजन का मतलब ये है, बल्कि मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ, मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ ताकि आपको सही कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये सपोज करें मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास एक मेटल है, इसके ऊपर मैं किसी फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करवा रहा हूँ, उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी सिंगल मेटल की बात कर रहा हूँ, लाइट फॉल करवाई, इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब सरफेस से मिट हो रहे हैं, ठीक है। मैं अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दूँ, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दूँ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मुझे बताएं इस मेटल के वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, मतलब इसके बढ़ाने से इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ये तो कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर आप क्या होता है ना, अगर हम कोई पर्टिकुलर मेटल है, कोई एक मेटल है, उसके ऊपर जो लाइट फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मिट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो बताएं उसके वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो मसला ये, इस बात का फिर क्या मतलब है कि इसके बढ़ाने से, इसके इंक्रीज करने से, इस फार्मूले में तो ये नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मैंने ही बोला ये बात ठीक है, लेकिन ये कंपैरिजन में बात ठीक है, मतलब किसी एक मेटल के लिए बात ठीक नहीं है, इसको बढ़ाएं इसको ये भी बढ़ेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। कंपैरिजन वाला क्या मतलब है, ये ज़रा सुनिएगा बात ध्यान से। कि सपोज करें, आसान ही कंसेप्ट है लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत करके सही समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि अदरवाइज आप डाउट में चले जाएंगे। सपोज करें मेरे पास दो मेटल है, एक मेटल ए है, एक मेटल बी है। इन दोनों मेटल पे मैं जो लाइट फॉल करवा रहा हूँ, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है। दो डिफरेंट मेटल्स हैं, सेम मेटल नहीं, दो डिफरेंट मेटल्स हैं, दो डिफरेंट मेटल्स हैं। एक चीज़ वैसे याद रख लें, जिस तरह हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है ना, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसी तरह हर मेटल का वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होता है। हर मेटल का, एक मेटल से दूसरी मेटल को कंपेयर करें, जिस तरह एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है इस तरह हर मेटल का वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होता है। दो डिफरेंट मेटल हैं, इनके वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे। सपोज करें इससे जो इलेक्ट्रॉन, दोनों पे लाइट जो फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी सेम है, इससे जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई है, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, सरफेस से निकले, हम बात ही सरफेस की करते हैं, वो कुछ कंडीशनल एमसीक्यूज से जिसमें मैंने जनरल बातें की थी। अच्छा, अब ये सवाल है, आपको एग्जामिनर ये कहता है कि दो डिफरेंट मेटल्स हैं, आप उनके ऊपर जो लाइट फॉल करवा रहे हैं उस लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम है, एफ के साथ ए भी नहीं लिखा हुआ, सेम है, और लेकिन आपको ये गिवन है कि उनसे जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस ऑर्डर में, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इनका वर्क फंक्शन के बारे में बताएं क्या होगा, वर्क फंक्शन बताएं। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ ना, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर में ये देखें आप लोगों ने इस फैक्टर को क्या कर दिया, कांस्टेंट नहीं कर दिए,
इस कंपैरिजन के फैक्टर में आप लोगों ने इसको कांस्टेंट कर दिया। अक्सर कहते हैं सर आप किसी इसको कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं यार, अगर इसको भी वेरिएबल कर दें तो रिलेशन कैसे समझोगे। फिजिक्स में दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए तीसरी को मस्ट कांस्टेंट करना पड़ता है। अगर थर्ड भी वेरिएबल हो जाए तो बात समझ नहीं आती फिर। इसलिए किसी दो का रिलेशन समझने के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ एक को कांस्टेंट कर दें। तो जब आप लोगों ने इन दो की बात करनी थी, लेकिन इन दो की बात किस में हो रही, कंपैरिजन में, तो ये कांस्टेंट होगी। जब ये कांस्टेंट होगी तब मुझे बताएं ये दो सेम मेटल हैं, ये दो डिफरेंट मेटल हैं। अब कंपैरिजन की बात आ गई ना, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 5B जो होगा वो ग्रेटर होगा देन 5 किससे, ए से। ये बातें आप समझ आई। अब अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के साथ उसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, तो मैं तो उसको कुछ नहीं कहूँगा। देखिए ना, ये अजीब सी बात है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि अगर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो उससे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आम सी बात है फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बताएं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इस मेटल के वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस सवाल में इसके वर्क फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो है वही रहेगा। इधर भी ये तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने जब लाइट फॉल करवाई है तो उसका वर्क फंक्शन चेंज हो गया, वर्क फंक्शन वही रहा है, वर्क फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर पता चल गया इस क्वेश्चन में किसका वर्क फंक्शन कम है और किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ये ना समझें कि काइनेटिक एनर्जी जिसकी कम हो रही है उसका वर्क फंक्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और उसका वर्क फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये बात गलत है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वर्क फंक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये बात गलत है। बात क्या ठीक है, कंपैरिजन में भी बात ठीक है कि अगर आपको दो डिफरेंट मेटल्स हों, उन पे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाएं, तो फिर जिस मेटल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वर्क फंक्शन का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, मैं नहीं लिख सकता, ये बात गलत है, ये बात गलत है। इस बात का मतलब तो क्या है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वर्क फंक्शन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे वर्क फंक्शन कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, नेचर तो नहीं बदल रही ना। अब इस सवाल में अगर आप कहेंगे सर आपने इन्वर्स रिलेशन यूज़ किया, तो इन्वर्स रिलेशन नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने लॉजिक यूज़ की कि अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो जिस मेटल की फिर काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्यों कम हुई है कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप क्या थी, ज़्यादा थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दिया, तभी तो इसका वर्क फंक्शन क्या था, ज़्यादा था। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वर्क फंक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, सॉरी, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द मेटल। इस तरह का जब सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया, लिख लें पर बस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, वर्क फंक्शन के साथ। यहाँ से जो रिलेशन लग रहा है हालांकि वो रिलेशन नहीं है। लग मतलब रहा है, बहुत सारे बच्चों को लगता है शायद सर ने इन्वर्स रिलेशन यूज़ किया। मैंने ये कहा कि इस मेटल इसका और इसका वर्क फंक्शन जो पहले था बाद में भी वही है। इतना ज़रूर इस इक्वेशन से पता चल जाता है किसका वर्क फंक्शन कम है और किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, माइक ओपन ही है, अगर किसी को मसला हुआ तो अपनी बात पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं, कहीं पीछे रह गए थे। हम और कुछ बातें करते हैं, एक और एमसीक्यू लेते हैं। जो हमारी बुक में ग्राफ है वही एमसीक्यू ले रहा हूँ। एमसीक्यू अब हम ये ले लेते हैं, जो लाइट फॉल कर रही है ना उस लाइट की इंटेंसिटी सेम है। जो लाइट फॉल कर रही है उस लाइट की बच्चों क्या सेम है, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। ये में सिचुएशन गिवन होती है क्वेश्चन में, ये सिचुएशन गिवन होंगी, डिफरेंट ग्राफ प्लॉट होंगे और आपसे पूरा ग्राफ पूछेगा। ग्राफ के लिए सारा कंसेप्ट जो वोल्टेज वाला है वो मैं आपको इससे पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप लोगों ने बच्चों खुद याद रखना। ठीक है ना, इंटेंसिटी सेम गिवन है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में ही कह रहा है आप लोग जो है वो ग्राफ प्लॉट करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस करंट। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करें। IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर आपको पता है ना अभी नोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और अब एनोड का पोटेंशियल क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। इंटेंसिटी अगर सेम है तो मैंने क्या पढ़ाया था, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। आपने देखा होगा
लेकिन अब हम करंट को फिर भी इंटेंसिटी के साथ लिंक कर रहे हैं। क्यों इंटेंसिटी के साथ लिंक कर रहे हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम करंट को इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं पढ़ते, हम यहाँ पर करंट को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये जो मैंने सारा कंसेप्ट आपको समझाया ना, यहाँ पर हम करंट को लेंगे, यहाँ पर हम करंट को ले रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसलिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर ही सोचना भी है, बुक में ऐसे है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। मुझे बताओ इंटेंसिटी अगर सेम है, इंटेंसिटी अगर सेम है तो हम तो यही कि बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका सिंगल लाइन से शो होगा। क्यों सिंगल लाइन से शो हो रहा है? इसलिए सिंगल लाइन से शो हो रहा है कि इंटेंसिटी सेम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? सेम होगा। अगेन वही बात, जिनको सही कंसेप्ट समझ आ रहा है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मसला ये हुआ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो तो डिफरेंट है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी? ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जो फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से पता नहीं, जब ये वाला पोर्शन शुरू होता है तो करंट ने कम होना होता है। क्यों कम होना होता है? कि अब एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं ना, तो अब आपका ग्राफ कुछ यूँ स्प्लिट हो जाएगा, ये सिर्फ ग्राफ आकर, यानी इस तरफ आकर ग्राफ स्प्लिट होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये ग्राफ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा? F2 का ज़्यादा होगा। ये F2 का ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है वो किसका? F1 का ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है? F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर दोबारा वही बात समझा रहा है, अगर इंटेंसिटी सेम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो दोनों के जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे वो भी दोनों के क्या होंगे? डिफरेंट ही होंगे। बड़ा सिंपल से ग्राफ है, हमारी टेक्स्ट बुक के ग्राफ्स हैं। जो टेक्स्ट बुक का ग्राफ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसी भी और कंसेप्ट से। आपको कंडीशन गिवन होगी, आपसे ग्राफ पूछेगा तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। मैं एक आधा और ग्राफ बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी एक दो मैं और आपको करवाता हूँ ताकि आपको फर्दर कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है उसका हमने बड़ी दफ़ा फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लाट कर रहे हैं, आपको आता है। मैं वैसे एक और ग्राफ बना रहा हूँ, मैं 3 डिफरेंट मटेरियल का बच्चों ग्राफ बना रहा हूँ, एक का नहीं बल्कि 3 डिफरेंट मटेरियल का। बड़ा सिंपल सी बात मैंने करनी, ABC। पता नहीं यहाँ पर ये इसका कौन सा है? F0 है, इस मटेरियल की ये F0 है, इस मटेरियल का ये F0 है। तो आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताएं किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। आपसे पूछेगा इनमें से किस मेटल का वर्क फंक्शन का पूछ रहा है, किसका वर्क फंक्शन कम और किसका ज़्यादा है। जाहिर है इसका यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी थोड़ी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है। तो हमें पता है कि फाई का जो फार्मूला होता है वो HF0 होता है ना, पता नहीं जहाँ से ग्राफ शुरू होता है वो F0 होती है। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। फिर तो आप बता सकते हैं किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है? आसान सी बात है, C का वर्क फंक्शन ज़्यादा है B से, और B का वर्क फंक्शन ज़्यादा है किससे? A से। या अगर पूछा है किस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना इजी है, तो वही बात है, जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। वर्क फंक्शन की फिजिकल डेफिनेशन तो ये है ना, ग्रिप होती है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना कम होगा, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो जितने बच्चों आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इन आइडियाज़ के ऊपर आप थोड़ा बेहतर काम कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में इशू नहीं बनेगा। एक आधा मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक करवाता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास लिख लें, इसकी स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, मैं लिखवाता हूँ आपको इसकी स्टेटमेंट किधर गई। स्टेटमेंट इसकी लिख लेंगे, फिर लिखें द फिगर शोज variation of the figure shows variation of IP में लिख सकते हो, IP mean photoelectric current। the figure shows variation of photoelectric current with, मैं पूरी स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ के भी आइडिया हो ना। with anode potential for a
ए वर्ड लिखा हुआ है, किसी एक मेटल की बात हो रही है। फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, फॉर 3 रेडिएशंस, ये मैं समझाता हूँ क्या लिखा। फॉर 3 रेडिएशंस let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB and FC be the frequencies. Be the frequencies for curves A, B and C. ठीक है, और पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन या सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह का ग्राफ उसने बनाया हुआ था बुक में। हमारे कोर्स में असल में ये एमडी कैट में तो टॉपिक बाद में ऐड हुआ है, इसलिए आपको एमडी कैट में इसके थोड़े से एमसीक्यू नजर आएंगे। पहले फोटो रेक्टिफायर कोर्स में नहीं होता था, बाद में आएंगे। तो इस तरह के उसने ग्राफ बनाए हैं। ये इंडिया को जो मेडिकल का पेपर है ना, उसमें 2004 के एमसीक्यू है इंडियन टेस्ट का। हमारी बुक में तो उसके अच्छे एमसीक्यू बने हुए। ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि एमसीक्यू तो इसको इसके साथ जोड़ना है। ए, ये बी, ऊपर वाली सी, वो तो वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस तरफ वोल्टेज। इधर तो पता है ना भी लिखो तो नेगेटिव वोल्टेज होती है, ऑप्शन में लिख सकते एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आई ऑफ ए नॉट इक्वल टू आई ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी। बहुत आसान से सवाल है, आप हल करना शुरू करें इसको। ऑप्शन में लिखो आई ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऑफ सी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आई ऑफ ए इक्वल टू आई ऑफ। डेल्टा अब इधर घुसेड़ना पड़ेगा। एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, आई ऑफ बी। अच्छा, ये इंग्लिश तो खुद पढ़ लेना, बड़ी लंबी चौड़ी इंग्लिश है, थक गए हैं लिख लिख के इसको। फुल जैसे बच्चों को ये कह रहा है कि द फिगर शो द वेरिएशन ऑफ आईपी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में वेरिएशन गिवन है, डायग्राम बनी हुई है। विद नोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव सरफेस मीन मतलब कि एक ऐसी सरफेस है जो फोटो सेंसिटिव है, मतलब जब उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है। फोटो सेंसिटिव सरफेस मीन जब उसके ऊपर लाइट फॉल करें तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करें, तो वो फोटो सेंसिटिव है ना, लाइट के साथ सेंसिटिव है वो, कि लाइट आती है तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देती है। ठीक है, फॉर 3 रेडिएशंस, यानी 3 रेडिएशंस उस फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर फॉल किए। फोटो सेंसिटिव सरफेस एक ही है, मटेरियल एक ही है, मटेरियल एक ही है, ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, इसके ऊपर 3 रेडिएशन फॉल किए हैं। उन रेडिएशन की इंटेंसिटी को आई ए, आई बी, आई सी सिंबल है। 3 रेडिएशन हैं, ये उनकी इंटेंसिटी की सिंबल है। एंड एफ ए, एफ बी एंड एफ सी बी द फ्रिक्वेंसीज, और एफ ए, एफ बी और एफ सी इनकी फ्रिक्वेंसी है। 3 रेडिएशन फॉल किए हैं, मतलब कोई यू मेटल है ना, उसके ऊपर 3 रेडिएशन फॉल किए हैं। उन रेडिएशन की इंटेंसिटी भी गिवन है और उन रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। उन तीनों रेडिएशन की उसने ग्राफ प्लॉट किए हैं। कहता है कि इस ग्राफ में करेक्ट ऑप्शन बताएं आप कौन सा। बिल्कुल आसान सवाल है। पहली बात मुझे अब ये बताओ, मैंने बार बार क्या बताता हूँ, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
इस सवाल में क्या मसला है? दो तरह के क्वेश्चन है, एक इंटेंसिटी बतानी है किसकी बराबर है आपस में यानी इक्वल है, और दूसरा बताना है फ्रीक्वेंसी का। तो इंटेंसिटी का पता कहाँ से चलता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट से। जिनका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है, जिनका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। जिनका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा वो सिंगल लाइन होगी ना। फिर देखे ना, जिनका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम, अभी जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था मैंने सिंगल लाइन क्यों ड्रॉ की थी उसमें, इस ग्राफ में मैंने सिंगल लाइन क्यों ड्रॉ की? इसीलिए सिंगल लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ पर इनकी क्या सेम थी, इंटेंसिटी सेम है ना। सिंगल लाइन क्यों ड्रॉ की? इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी सेम, समझ जाओ जल्दी से। अच्छा, इंटेंसिटी सेम है इन दोनों की, इसलिए सिंगल लाइन ड्रॉ की है। अब वो बोल रहा है कि जिनके फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा उनको सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी सेम है। ये सिंगल लाइन किसके लिए चली आ रही है? ये बुक्स में होता है, वैसे तो ये जो ब्रेकेज होता है ना इस लाइन के बाद आकर होना चाहिए, लेकिन असल में होता ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो ना वैसे, तो ये बेसिकली वोल्टेज कम हो रही है इधर आकर वोल्टेज क्या होगी? जीरो होगी। तो वोल्टेज कम होने का मतलब क्या है? एनोड की अट्रैक्शन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सम टाइम लाइन इधर भी आकर स्प्लिट हो सकती है, क्योंकि एनोड की अट्रैक्शन कम हो रही होती है। इसको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एनोड का वोल्टेज कम हो रहा है ना, जीरो की तरफ आ रहा है। तो इधर भी थोड़ी बहुत आप इस, अगर आप एग्जैक्ट इस लाइन पे ब्रेक ना भी करें इसको, इससे पहले भी ब्रेक कर दें तो फिजिकली रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर एनोड की अट्रैक्शन इतनी कम हो चुकी होती है कि ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। नीचे आने का मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होने लग जाता है। तो इधर भी ब्रेक कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे से तो लाइन इकट्ठी आ रही है, समझ आ गया? इस लाइन के ऊपर आकर ब्रेक करे या इससे पहले भी ब्रेक करे, दोनों ही ठीक है। वैसे होना ये चाहिए कि इससे जस्ट बिफोर ही ब्रेक हो जाने चाहिए। आपको समझ आ गया क्यों है? क्योंकि वोल्टेज बहुत कम हो चुकी होती है ना, एनोड अट्रैक्ट कम कर रहा होता है, तो करंट पहले से कम हो गया ना, अट्रैक्शन भी कम होगी। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है? अच्छा, अब ये बातें तो आपको आइडिया हो गई कि उसने कम हो जाना है या उसने क्या हो जाना है, ज़्यादा हो जाना है। अब मसला मेरा पुत्र ये है इसमें जो है कि जिनकी इंटेंसिटी सेम होगी, जिनकी इंटेंसिटी सेम है उनकी क्या सेम है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ आई बी इज इक्वल टू आई सी। इसमें किसी को शक है? किसी को शक नहीं होना चाहिए यार। इन दोनों की लाइन सीधी है, तो आई ए की इंटेंसिटी जो होगी वो मैच करेगी किसके साथ? आई बी की इंटेंसिटी मैच करेगी किसके साथ? आई सी के साथ मैच करनी चाहिए। ये आपको बात पता होनी चाहिए, और पता है भी। देखें आई बी इक्वल टू आई सी किस में लिखा है? चलें पहले सारा कुछ बना लेते हैं ना, फिर ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ये हमें समझ आ गई, बिल्कुल बात ठीक है। और हमें पता है आई बी की इंटेंसिटी आई ए के साथ मैच नहीं कर रही, ये मैं नहीं लिख रहा, आपको पता है। और आई सी की भी इंटेंसिटी भी आई ए के साथ मैच नहीं कर रही। चाहे तो लिख लें अपने पास, वैसे लिखना है, अपने लिए सवाल बनाना है। तो आई ए नॉट इक्वल, ये तो बच्चों वाली बात है, अगर मैं लिखूँ जब इसके बराबर है तो दूसरे के बराबर नहीं है होगी। आई ए जो होगी नॉट इक्वल टू आई सी होगी। ये तो इंटेंसिटी की समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है? फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, वो हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर से नजर आ रहा है, जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम उनकी फ्रीक्वेंसी सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर सेम है। ये किसकी लाइन आ रही है? ए की। ये किसकी आ रही है? बी की। ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ये सेम तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम। इसका मतलब एफ ए जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा? एफ बी होगी। अब मैं नहीं यार लिख रहा कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ सी होगी, नहीं होगी ना सी के बराबर। एफ ए नॉट इक्वल टू एफ सी होगी, क्योंकि सेड को साथ दो नहीं होगी ना बराबर, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है ना। एफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगी? अगर बी के बराबर है तो सी के बराबर क्यों नहीं होगी? लेकिन सी की लाइन तो आगे जा रही है ना। एफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगी? एफ सी होगी। या ये भी चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपको समझ आएगा ना, एफ ए नॉट इक्वल एफ सी होगी। या अगर आपसे ये सवाल में पूछ रहे किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, तो इस वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है ना। तो इनमें मैं ये भी कह सकता हूँ एफ सी जो होगी वो ग्रेटर होगी एफ ए से भी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है ना। तो एफ सी ग्रेटर होगी एफ ए से भी, और अंडरस्टूड है ए और बी आपस में बराबर हैं, तो एफ सी ग्रेटर होगी किससे? एफ बी से भी। समझ आ गए? जो मर्जी इसका सवाल पूछे अब आप कर सकते हैं। अब आ जाओ इधर, पहला लिखा हुआ है ऑप्शन एफ ए इक्वल एफ बी। हाँ यार ये तो ठीक है, एफ ए इक्वल एफ बी तो हमें पता है, ये बात तो ठीक है। आगे लिखा आई ए इक्वल टू आई बी है, आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, ये लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, आई ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? आई बी होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी जो पंजाब पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि जो एमसीक्यू आता है उसका एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इंडिया में ये रिवाज भी है कि उनके जो ऑप्शन लिखे होते हैं ऊपर ये नहीं लिखा होता, उन्होंने लिखा होता है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
मतलब एक एमसीक्यू के दो करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बोथ का ऑप्शन नहीं देते, वहाँ पर बोथ का ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पर ट्रेंड होता है कि अगर एक के दो ठीक है तो दोनों को टिक करो, क्योंकि वो कहते हैं जब आप बोथ लिख देते हैं तो ऑप्शन आप कम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। वहाँ मतलब वैसे बात करो, हमारा तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो बोथ का ऑप्शन अभी तक है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक एमसीक्यू के दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो ये उनका एमसीक्यू देख लेता है कि दो ऑप्शन ही ठीक ना हो, ये समझ आ गया, वहाँ बोथ का ऑप्शन अलाउड ही नहीं है, बना ही नहीं सकता एग्जामिनर। एफ ए इक्वल टू एस सी, एफ ए इक्वल टू एस सी, ये तो बात बड़ी गलत लिखी है, गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है, नॉट इक्वल है ना। आगे लिखा एफ ए इक्वल एफ बी, ये भी तो ठीक लिखा हुआ है, हाँ ए ऑप्शन ठीक है, ये भी तो ठीक लग रहा है, एफ ए इक्वल एफ बी। जरा नीचे देखते हैं, नीचे लिखा आई ए इक्वल टू आई बी, हालांकि आई ए नॉट इक्वल टू क्या आई बी है, ये बात तो ठीक है, ये बात गलत है। तो ओवरऑल हमने तो पूरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से ठीक था, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हम चूज, मतलब सॉरी एफ ए एफ बी के बराबर तो था, इसकी वजह से तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक लग रहा है ना, लेकिन आई ए नॉट इक्वल टू आई बी था, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया ना। तो ओवरऑल तो ये ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ठीक है, आधा हिस्सा इसका गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेल्टा एफ बी इक्वल टू एफ सी, एफ बी इक्वल टू एफ सी, नहीं ये तो गलत बात है, एफ बी और एफ सी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल है, एफ बी जो एफ सी की इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो फिर इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सवाल करवाने का सिर्फ मेरा बच्चा मकसद ये था कि आपको ये बात समझ आ जाए कि आपके इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको अगर कोई ग्राफ बना हुआ आ जाए, क्योंकि आपकी बुक में और बातें हैं ना, आपकी बुक में बने हुए ग्राफ्स को आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा ना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अब आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं कि कोई बना हुआ ग्राफ आ जाए, उस ग्राफ से देख कर भी आप चीज़ें बता सकते हैं किसकी किसके साथ इंटेंसिटी सेम है। यार सीधी सी बात है, जिसकी सिंगल लाइन आ रही है उनकी इंटेंसिटी सेम है, जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये फार्मूले हैं दो। जिनकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होने का मतलब है एक सिंगल लकीर आ रही है, जिनकी सिंगल लाइन है उनके फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम, उनकी इंटेंसिटी सेम। जिनके इधर आके मिल रहे हैं इकट्ठे, जिनके जो ही इकट्ठे हो रहे हैं, जो इकट्ठे जुड़ रहे हैं, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम। ये दो बातें अपने पल्ले बांध लो, सवाल आपका रॉन्ग नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर वो इस तरह का कोई थोड़ा सा टफ टाइप क्वेश्चन भी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों से ये हल हो जाएगा। इसमें और तो इतने ख़ास आइडियाज़ कोई नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बात की हुई है वो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। एक और क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, चले अब क्या होंगे, क्या बनाए हैं। वो बेसिकली ग्राफ को क्यों बना रहा था ना, ये ग्राफ ऐसे मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में मैंने अगले दिन देखा तो बना देता हूँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पता है ना वो पॉजिटिव वोल्टेज, ये कौन सा नेगेटिव वोल्टेज। तो उसने ने अगले दिन मैं देख रहा था कि यूनिवर्सिटी में उसने यूँ ग्राफ बना रहा था और उसने यूँ शो किया हुआ था और डिफरेंट ऑप्शन नीचे लिखे हुए थे, एक ही जगह पे मिल रहे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी है ना, इसलिए वो थोड़ा इस तरह का मसला हो गया। वैसे हमारी बुक में कंसेप्ट नहीं, अब टाइम भी नहीं मैं इसको समझाएंगे। जो लाइन हम सीधी लगाते हैं, ये लाइन हम जो सीधी लगाते हैं, एक इसका कंसेप्ट है, जब लाइन स्ट्रेट रहती है इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट। इसके में ज़रूरत कोई नहीं, वैसे थोड़ा सा आगा खान वगैरह के लिए माइंड में रख लेना। ये जो लाइन स्ट्रेट होती है, जब तक लाइन सीधी रहती है, इस करंट को हम सेचुरेशन करंट कहते हैं। खैर इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं सेचुरेशन करंट है, हमें याद रख लेना। ये तीन चीज़ें हैं। डिफरेंट ऑप्शन लिखे तो उसने पूछा था बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मुझे बताओ I1 की इंटेंसिटी, आई सिंडस इंटेंसिटी क्या मैं लिखता हूँ, IP में करंट किन लिखता हूँ, ये क्या आपस में बराबर है, लाइंस डिफरेंट है, तो तीनों की इंटेंसिटी आपस में डिफरेंट है। किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, I1 की ज़्यादा है किससे, किससे I2 से, और I2 की ज़्यादा है किससे, I3 से। ये एमसीक्यू थे इस तरह के। फिर उसने फ्रीक्वेंसी की बात की हुई थी, फ्रीक्वेंसी किधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी। इन सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, अगर सबका बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो सबका अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब हुआ F1 इक्वल टू F2 है और F2 इक्वल टू कौन सा है, F3 होगी। ये बच्चों चंद छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को अगर ये बेसिक आइडियाज आप माइंड में रख लेते हैं तो क्वेश्चन इंशाल्लाह अटैम्प्ट करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी भी कोई इसमें मसला बनेगा। बस ये बेसिक से जो आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं इनको आप लोगों ने सही तरह ग्रिप कर लेना, ठीक होगी बात। इसको बस आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन आप लोग के अटैम्प्ट हो जाएंगे।
चले, और इसका क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में अगर आया है तो मैं देखता हूँ, और इसके अलावा कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये बेसिक आइडियाज़ हैं। इंशाल्लाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे अटैम्प्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं जी। डी ब्रॉय, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स का जो कंसेप्ट है, अच्छा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करते हैं जनाब। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में ये इससे पहले ना जो बात हो रही थी, यानी ओल्ड आइडिया जो चल रहा था वो ये था, इससे पहले ही बात हो रही थी जो लाइट है ना, लाइट के बारे में पहले कहते थे लाइट की वेव नेचर है। लाइट की वेव नेचर किन फिनोमेना में आपको पता है, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन वगैरह में। और फिर लाइट की ये पता चल गई पार्टिकल नेचर भी है, और लाइट की पार्टिकल नेचर 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव होगी। लाइट की पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1905 में प्रूव होगी। पता चल गया उनको जनाब लाइट की वेव नेचर भी है। वो लाइट की वेव नेचर कहाँ पर है, इंटरफेरेंस वगैरह जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन वगैरह जो टॉपिक्स जो ऑप्टिक्स में पढ़ाए थे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, जगह काम है मैं ये लिख रहा। इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन में लाइट की वेव नेचर थी। पार्टिकल नेचर आइंस्टाइन ने प्रूव कर दी किसमें, 1905 में, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने कहा कि इसकी पार्टिकल नेचर है। ठीक है, और भी बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें पार्टिकल नेचर है। एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी लाइट की पार्टिकल नेचर है। इसके अलावा एक टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, हमारे कोर्स में एमडी कैट में नहीं है लेकिन ये एमसीक्यू पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होगी, इससे 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 ये सारे एक्सपेरिमेंट से बात प्रूव हो गई कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। इसकी मैंने डेट इसलिए लिख दी क्योंकि कोर्स में है ना, इनकी डेट्स की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि लाइट की इन फिनोमेना में पार्टिकल नेचर है और इंटरफेरेंस में, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन में वेव नेचर है। ये बातें डिब्राय साहब सुन रहे थे क्योंकि 1905 में हो रही थी। डिब्राय ने, डिब्रोगले पता नहीं है कि डिब्राय है, डिब्राय है मेरे ख्याल। डिब्राय ने उस वक्त, डिब्राय जो है उसने एक अपना हाइपोथेसिस दिया। डिब्राय ने अपना हाइपोथेसिस दिया 1924 में। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, पता नहीं सर ने एक दफ़ा सुनाई थी। वो कहते थे कि डिब्राय जो है 1924 में पीएचडी कर रहा था, और इस वक्त पीएचडी में आपको सारों को पता है एक थीसिस जमा करवाना होता है। अगर थीसिस ठीक हो तो आपको डिग्री मिलती है, थीसिस अप्रूव ना हो तो आपको डिग्री नहीं मिलती। डिब्राय जो था उसने थीसिस सबमिट करवाने की जब डेट करीब आई तो डिब्राय ने एक सिंगल लाइन लिख के उनको सबमिट करवा दी, और उस सिंगल लाइन में ये बात लिखी हुई थी, एवरी मूविंग पार्टिकल, ये उसके पीएचडी के थीसिस की लाइन थी, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ ए वेव एसोसिएटेड विद इट। ये उसने लाइन लिख के अपना पीएचडी का थीसिस जमा करवा दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जब उससे उसकी रीज़न पूछी गई, उनसे ये पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, तो उसने अपने थीसिस में इस बात की जस्टिफिकेशन के लिए एक लाइन लिखी। उसने कहा कि नेचर जो है, नेचर हैज़ अ सिमेट्री, नेचर हैज़ सिमेट्री। ये उसने इसकी रीज़न लिख दी। थीसिस उसका ये था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। रीज़न वो क्या दे रहा है, नेचर हैज़ सिमेट्री। ये उसने क्यों दी नेचर हैज़ सिमेट्री? वो कहते हैं देखें आइंस्टाइन वगैरह जो लोग थे उस वक्त उन्होंने ये बात कर चुके थे ना, जो लाइट है वो वेव है, जो लाइट है वो वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। लाइट का वेव होना मसला नहीं था, लाइट का पार्टिकल होना मसला था। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी पहले बात की कि लाइट कैसे बिहेव कर सकती है, पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकती है और लाइट वेव की तरह बिहेव भी कर सकती है। समझ आएगी बात की ना? तो उसने ये कहा कि जो फिर मैटर है आपका, अगर लाइट डुअल बिहेवियर रख सकती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, तो मैटर है
मैटर की उस वक्त लोगों को कौन सी नेचर पता थी? पार्टिकल नेचर पता थी। उन्होंने कहा कि अगर मैटर की पार्टिकल नेचर हो सकती है तो मैटर की वेव नेचर भी हो सकती है। मैटर की अगर पार्टिकल नेचर हो सकती है तो मैटर की वेव नेचर भी हो सकती है। ये उसने रीज़न दी। उसने कहा कि ये जो बात हो रही है ना कि लाइट वेव और पार्टिकल है, तो नेचर के अंदर तो सिमेट्री होती है। अगर लाइट ऐसा कर सकती है तो मैटर भी तो ऐसा कर सकता है ना। तो मैटर जो है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, उसकी वेव नेचर भी होती है। मैटर की पार्टिकल नेचर से तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मैटर की वेव नेचर उस वक्त बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि ये डी ब्रॉय अपने थीसिस में ये लिख रहा है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद। हर मैटर के साथ एक वेव है, हर मैटर एक वेव है। मतलब ये कहता था मैं भी वेव हूँ, एमडी कैट वाले भी सारे वेव हैं, ईटा वाले भी सारे वेव हैं। जब इसने थीसिस दिया और इसने जब थीसिस प्रेजेंट किया तो इससे जस्टिफिकेशन मांगी गई, तो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। इसने बस उनको ये बताया कि नेचर में सिमेट्री होती है, लाइट अगर दोनों तरह से बिहेव कर सकती है तो मैटर को भी दोनों तरह से बिहेव करना चाहिए, नेचर यही कहती है। खैर इसका थीसिस रिजेक्ट हो गया। लेटर ऑन इसने काफ़ी शोर किया अपनी यूनिवर्सिटी में, और उस वक्त आइंस्टाइन को बुलाया गया इनकी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा जी एक बंदे ने पीएचडी का थीसिस लिखा है, वो कहता है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, और वो कहता है मेरा ये क्लेम ठीक है, लेकिन मेरे पास इस क्लेम का कोई प्रूफ नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इससे प्रूफ मांगा गया, इसने कहा ये मैं दो रीज़न मेरे पास हैं कि नेचर के अंदर सिमेट्री है तो ऐसा होना चाहिए, बट इस हाइपोथेसिस का प्रूफ क्या है उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, ना इसके पास कोई प्रूफ है। आइंस्टाइन ने कहा कि इसको आप डिग्री दे दें। बात इसकी में दम काफ़ी है, लेकिन स्टिल ये बात अभी एग्जिस्ट नहीं करती। डी ब्राय को खैर ये अपनी डिग्री मिल गई अपने इस हाइपोथेसिस देने की बेस पे। बाद में क्या हुआ वो फिर बाद में देखेंगे। तो डी ब्राय को डिग्री जो है वो आइंस्टाइन के कहने की बेस पे जस्ट मिल गई, लेकिन बाद में खैर इसकी बात ठीक भी प्रूव होगी, वो हम आगे चल के देखते हैं। ये बेसिकली डी ब्राय का स्टोरी थी कि डी ब्राय ने ये कहा कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट है, हर मैटर पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट है, वेव एसोसिएट है। और उसने ये बताया कि उस वेव की जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होगी वो h/p होगी। वो जो किसी मैटर के साथ वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ h/क्या होगी, p होगी। हालांकि ये वाला फार्मूला उसने किसका यूज़ किया, ये भी तो चोरी उसने किया। उसने फोटोन का फार्मूला मोमेंटम का लिख लिया। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h/λ होता है ना। फोटोन का मोमेंटम h/λ हुआ। अब उसने ये कहा ये वैसे फार्मूला तो फोटोन की है, उसने कहा फोटोन को छोड़ो, अब यूँ समझो ये किसी पार्टिकल है, लैम्डा इक्वल टू h/p। p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, mv लिख सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपका ऐसे पार्टिकल हो जो मोमेंटम रखता हो, एक पार्टिकल जो मोमेंटम रखता हो, या एक पार्टिकल जिसकी मास भी हो और उसकी क्या हो, स्पीड भी हो, उसकी वेवलेंथ हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसने वही पुराना फार्मूला मोमेंटम ऑफ फोटोन वाले लिखा, और डी ब्राय ने कहा कि इस फार्मूले से उस पार्टिकल की वेवलेंथ, उसने बोला ना कि वो हर पार्टिकल के साथ वेव होती है, हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है यूँ कह लें, या हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, एक ही बात है ये वैसे। तो उसने कहा कि उस वेवलेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसने वही पुराना फार्मूला जो था p इक्वल h/λ, तो उसने इसका लैम्डा इक्वल h/p लिख दिया। उसने कहा कि ये बस अगर अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम आपको मिल जाए या उसकी m और v मिल जाए तो आप उस पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वेवलेंथ को उस वक्त उसने नाम दिया डी ब्राय वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये डी ब्रॉय ने अपना आइडिया दिया, और इस वेवलेंथ को मैंने बच्चों नाम दे रहा हूँ किसका, डी ब्रॉय वेवलेंथ का। इसमें पता है एच के है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी के है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन नहीं कहेंगे, फार्मूला फोटोन वाला है, लेकिन अब इसने ये बोला कि मोमेंटम ऑफ कौन सा है, ये पार्टिकल है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम। एच एम क्या है, उस पार्टिकल की मास, वी उस पार्टिकल की क्या है, स्पीड। तो इसने वही फार्मूला था, मैंने फोटोन नीचे हिंट के लिए लिख दिया ना, आपको याद आ जाए कि वही पुराना फार्मूला इसने उठा के लिख दिया। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम उस पार्टिकल की मास, वी उस पार्टिकल की स्पीड। तो इस फार्मूले से उसने कहा कि आप वो जो पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ को आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम लोगों ने नाम दिया था किसका, डी ब्राय वेवलेंथ का नाम दे दिया। चलिए ये तो मैं आइडिया हो गया डी ब्राय ने क्या बात की और इसकी वेवलेंथ की क्या रीज़न थी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसके क्वेश्चन बनाना शुरू करें ना, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक सा आ सकता है, लैम्डा इक्वल h/p और लैम्डा इक्वल टू, इसका पहले क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ एमसीक्यू में, अभी मैं बाद में बात करता हूँ कि इसकी बात सही थी या गलत थी, वो आपको पता है बाद में लेटर ऑन प्रूव भी होगी थी।
बल्कि इसके साथ ही लिख देता हूँ, बात जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। इसने अपना आइडिया या हाइपोथेसिस दिया, 1924 में, और डिब्राई को अपने इस हाइपोथेसिस पे नोबेल प्राइज़ मिला है। इसको अपने इस हाइपोथेसिस पे नोबेल प्राइज़ मिला है 1929 में। मतलब इसने जैसे एक अजम्पशन दी, और उस वक्त उस अजम्पशन को उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। पीएचडी तो उसकी होगी आइंस्टाइन की वजह से, लेकिन ये बात 1929 में किसी और ने प्रूव कर दी। इसने प्रूव भी नहीं की, लेकिन इसको सिर्फ ये बात, ये लाइन कहने की बेस पे इसको 1929 में नोबेल प्राइज़ में मिला। इसने अपना हाइपोथेसिस कब दिया? 1924 में। नोबेल प्राइज़ इसको कब मिला है? 1929 में। और बेसिकली जो है, मैं पूरी बात के लिए लिख देता हूँ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी तो आता है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो प्रूव किया था ना, इसने ये कहा था ना कि पार्टिकल की वेव नेचर होती है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर। हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन केपीके की बुक में से लिखा हुआ है। जे थॉमसन को नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जे थॉमसन, उसका बेटा था जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन ये उसका बेटा है, जे थॉमसन का। इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। तो ये जो डेविसन है, जर्मर है, इनके नाम लंबे लंबे, लेकिन फेमस यही वर्ड यूज होता है, डेविसन जर्मर। ऐसे पंजाब की बुक में आप इनके कंप्लीट नेम भी देख लीजिएगा। और जीपी थॉमसन पंजाब की बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इस वक्त लिख लेना। इन लोगों ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया था। अब अगर आप केमिस्ट्री होता है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया किसका था? वो डी ब्राय का था। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किन्होंने किया? इन लोगों ने प्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि जो डी ब्राय ने बात की वो प्रूव इन्होंने की है, डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन ने, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला है कि उसने आइडिया सही दिया था। और इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया, इन तीनों लोगों ने। इन तीनों को भी नोबेल प्राइज मिला। इनको क्यों नोबेल प्राइज दिया गया? क्योंकि इन्होंने इसकी बात को प्रूव किया, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला है 1937 में। ये थोड़ा सा याद रखना है, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1937 में तीनों को, क्योंकि उन्होंने उस बात को प्रूव कर दिया कि हाँ उसने बात बिल्कुल ठीक की थी। और ये बेसिकली इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1937 में मिला है, उसको 1929 में मिला है। चलें, ये बातें तो हमें स्टोरी सी थी जो आपको समझ आ गई। सवालों की तरफ आते हैं। मैथमेटिकल सवाल है सारे, और बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चन है, मतलब कोई ख़ास मुश्किल बातें भी नहीं है। वैसे इसमें हम आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन ही बल्कि लिखता हूँ, इफ़ masses of two particles, if masses of two particles are in the ratio 2:1, masses of two particle की रेशो कितनी है? m1 रेशो m2 जो है वो 2:1 है। क्वेश्चन उसका ये है, रेशो ऑफ डी ब्राय वेवलेंथ पता नहीं है, रेशो ऑफ डी ब्राय वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगले वेवलेंथ क्या है, रेशो ऑफ डी ब्राय वेवलेंथ बताएं। और क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं। रेशो ऑफ डी ब्राय वेवलेंथ बताएं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, इफ बोथ हैव सेम मोमेंटम, इफ बोथ हैव सेम मोमेंटम, ये पहला सवाल है। इफ masses of two particles are in the ratio 2:1, if both have same momentum, find the ratio of their de Broglie wavelength। बड़ा खूबसूरत सा और आसान सा सवाल। लैम्डा इक्वल h/p, ये किसका फार्मूला है? डी ब्राय वेवलेंथ का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? डी ब्राय वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। अब उसने क्वेश्चन में ये कह दिया लैम्डा इक्वल टू h ओवर, हम क्या लिख सकते हैं, h ओवर mv भी हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में वो ये बात कर रहा है बेसिकली कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं, जिन दोनों पार्टिकल की बात कर रहा है, इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है। एक फार्मूला h ओवर p होता है, कि h ओवर mv होता है। अगर इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, क्या सेम है? मोमेंटम सेम है। h तो वैसे ही दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया ना। अगर दोनों की मास डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम सेम है, मोमेंटम में क्या आ जाता है, m और v दोनों का इकट्ठा कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है ना। मोमेंटम में m और v का क्या आ जाता है, कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है। दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मतलब जिसकी मास कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी। जब दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की फिर वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या बनेगा, 1:1 होगा। तो अगर आपका ये सवाल आ जाए
मासेस की रेशियो मेरा बच्चा गिवन हो और ये कहा जाए डिब्राई वेवलेंथ्स की रेशियो बताओ इफ बोथ हैव सेम मोमेंटम, तो एच ओवर पी होता है, मोमेंटम अगर सेम है तो मास की वर्थ ही खत्म हो गई है ना। फिर अब ये नहीं सोचो कि मास डिफरेंट है, मोमेंटम सेम हो गया तो मोमेंटम में एम और वी दोनों का प्रोडक्ट आता है ना, जिसकी मास ज़्यादा होगी इसकी स्पीड कम, तो हमें तो पी मिल गया ना। अगर पी भी कांस्टेंट एच भी कांस्टेंट तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो गया, तो दोनों की वेवलेंथ की रेशियो वन ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद आपके पास समझ आ गई। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि अगर दोनों की इफ़ बोथ हैव सेम स्पीड, इफ़ बोथ हैव सेम स्पीड, कि अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए, ये अलहदा से सवाल है, वही है मतलब, लेकिन बात तो बदल गई है, ये अलहदा से क्वेश्चन है, बहुत दोनों की स्पीड सेम हो। अब ये फार्मूला लग सकता है, नहीं ये कब लगेगा जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब इधर आ जाएंगे, एच तो कांस्टेंट है ही, उसकी दोनों की स्पीड सेम है, मोमेंटम सेम नहीं सिर्फ स्पीड सेम है, तो अब हमें समझ आ गया कि वेवलेंथ का और मास का आपस में कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर आपसे सवाल में लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 पूछा हुआ है तो आपको पता है आप इनका इन्वर्स रिलेशन लिखेंगे ना, ये 2:1 है तो इधर इन्वर्स लिखना पड़ेगा यार, इन्वर्स रिलेशन है ना, तो 2:1 क्या बन लेगी 1:2, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1:2 होगा। ये ध्यान से पढ़ लेना, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 1:2 है। समटाइम ऐसे होता है ना, उसने इस ऑर्डर को भी बदला होता है, यानी 2/1 पूछ लेता है तो फिर 2 बाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता था, ये तो सीधा सीधा सवाल है ना कि v कांस्टेंट, पहले ये क्लियर कर लो, फिर ये वाला फार्मूला है, मोमेंटम कांस्टेंट तो फिर ये वाला फार्मूले से आंसर करना, उसमें आंसर 1:1 था। अगर उसी सवाल में स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो ये रिलेशन है। आगे हमें पता है इन्वर्स रिलेशन है ना, तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 ये रेशो कितनी 2:1, इधर क्या बनेगी 1:2। मैं ये बात कर रहा था कुछ दफ़ा ऐसा होता है, कभी कभार ऐसी वो काम करता है कि वो इसको उल्टा पूछ लेता है, 2/1 पूछ लेता है, 2/1 पूछ लेता था, एंड पे आप रेसिप्रोकल ले लो, एंड पे रेसिप्रोकल हो गए तो 2 रेशो क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा उधर से देख के एज इट इज लिख दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, एंड पे ऑर्डर लाजमी पढ़ा करो। अगर इन्वर्स रिलेशन है तो 1:2 आ रहा है। अब देखो लैम्डा 1/λ2 पूछा हुआ है या लैम्डा 2/λ1 पूछा हुआ है, तो कभी कभार ये हो जाता है कि जो हम रेशियो सोच रहे होते हैं रेशियोज की थोड़े से उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। ये आप कर सकते हैं, आपके लिए इशू नहीं है। ये दो तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग बेसिक सी बातें होगी। मैं कोशिश करता हूँ आज के लिए अभी मैंने ख़त्म करना है इसको जितना हो सका, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको इसके करवा दूँ। अच्छा एक दो बातें और छोटी सी करते हैं। जब हमें पता है कि अब जब पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है ना, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, ये बात ही डिब्राय ने की है। उस वेव का जो नाम होता है ना, उस वेव को पार्टिकल वेव भी कहते हैं, उस वेव को पार्टिकल वेव भी कहते हैं, उस वेव को मैटर वेव्स भी कहते हैं, और उस वेव को डिब्राय वेव्स भी कहते हैं। मतलब जब कोई पार्टिकल मूव करता है उस वेव का नाम क्या है। जब पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है जिसका मसला चल रहा है उस वेव का नाम क्या है, पार्टिकल वेव भी है, मैटर वेव भी है, डिब्राय वेव भी है। क्या इस वेव को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है। ये मार्कर मैं फेंकना चाह रहा हूँ, मार्कर एक पार्टिकल है ना, तो क्या इसको मैं अगर थ्रो करूँ तो इस मार्कर को आगे जाने के लिए मीडियम चाहिए होगा। देखिए मार्कर ने जाना है मेरी दी हुई एनर्जी की बेस पे आगे, तो मार्कर को तो मीडियम रिक्वायर नहीं है, तो ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है तो जाना तो पार्टिकल नहीं है ना आगे, तो पार्टिकल को जाने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होगा। तो क्या इन इन वेव्स को, मैटर वेव्स को, डिब्राय वेव्स को, पार्टिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। समझ आ रही है ना, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर नहीं होता, उनकी प्रॉपर स्टोरी है प्रोपोगेशन। नहीं क्या स्पेलिंग ठीक करके लिखे, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। उनकी स्टोरी और है, इनकी स्टोरी बड़ी सादी सी, ये तो पार्टिकल है, यूं आप लोगों ने मार्कर है यूं फेंका, इसको जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बस बात खत्म। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो पार्टिकल वेव्स के नाम बता दें कि पार्टिकल वेव्स कौन सी होती हैं, बस। मैं भी वेव हूँ, आप भी वेव हैं। फ्राज वेव्स, क्या ख्याल है, खालसा वेव्स। अच्छा पार्टिकल वेव्स के नाम कौन से हैं, इनमें से अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज पार्टिकल वेव है, अल्फा एक पार्टिकल है जो मूव करता है। बीटा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये डिब्राई वेव्स होती हैं, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है। इवन इसके अलावा हम बात करें न्यूट्रॉन वेव्स है, न्यूट्रॉन किधर से आ गए, न्यूट्रॉन क्या पार्टिकल नहीं है,
तो न्यूट्रॉन की जो वेव्स होंगी या न्यूट्रॉन रेज कह लें, ये सारी कौन सी हैं? पार्टिकल वेव्स हैं। इसका मतलब ये कि पार्टिकल वेव्स में कौन सा पार्टिकल पार्टिकल वेव्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब कौन सा पार्टिकल होना चाहिए जो मैटर वेव्स बनाए। क्या वो पार्टिकल न्यूट्रल होना चाहिए, या उस पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, या उस पर चार्ज कौन सा होना चाहिए? उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ पार्टिकल वेव्स कौन बनाते हैं? पार्टिकल बनाते हैं। तो वो पार्टिकल कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल पार्टिकल क्या मैटर वेव्स बनाते हैं, या चार्ज पार्टिकल बनाते हैं? चार्ज में से कौन सा चार्ज पार्टिकल मैटर वेव्स बनाता है? सब बनाते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल भी मैटर वेव्स बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी मैटर वेव्स बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज। मैंने इसलिए एग्जांपल लिखी है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैटर वेव, ये पार्टिकल वेव बना रहा है। बीटा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कौन से? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैटर वेव बना रहे हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये भी कौन सी वेव बना रहा है? पार्टिकल वेव बना रहा है। तो डी ब्राय वेव्स या पार्टिकल वेव्स किस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती हैं? कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल हो या वो क्या हो, चार्ज पार्टिकल हो। बहुत कम चांसेस हैं ये बात पूछे। डी ब्राय का जो आइडिया है ना कि हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, आइडिया अगर आ जाए ना इसकी, वेल होल्ड फॉर, वेल होल्ड फॉर, तो ये वाला आइडिया वेल होल्ड करता है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फॉर किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ये वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा होल्ड करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, वेल होल्ड करता है। आपकी बुक में ना, जो पंजाब वाले बच्चे हैं उनकी बुक में ना पेज 192 पे एक एग्जाम्पल गिवन है। मैं सिर्फ उस एग्जाम्पल का आंसर लिखता हूँ। उस एग्जाम्पल में उसने ये कहा है कि आपके पास एक बुलेट है, ये वैसे बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक बुलेट है और मास ऑफ बुलेट उसमें क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम, और बुलेट जो है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। उसने कहा इस बुलेट की डी ब्राय वेवलेंथ कैलकुलेट करें, तो फार्मूला h/mv होगा। बुलेट अब माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होती है। उस बुलेट की मास भी पता है, स्पीड भी पता है। इस फार्मूले में आप पुट करके इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻34 मीटर। अब ये इतनी कम वेवलेंथ है, 10⁻⁻34 मीटर। ये वाली वेवलेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, ये वाली वेवलेंथ मेजर ही नहीं की जा सकती। क्यों नहीं मेजर की जा सकती? बड़ी होगी, छोटी होगी? छोटी होगी। इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। देखिए ना, हमारी एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है? -10 मीटर हम लिखते हैं ना। गैमा रेज की कितनी होगी? -12, इतनी होगी ना, -12 -13 बोल देता हूँ। वो -13 है, ये -34 है। हम -13 बड़ी मुश्किल से मेजर करते हैं गैमा रेज की। -13 है ना यार, उसकी -10 है तो उसकी -12-13 होगी गैमा रेज की ना। तो कैसे पॉसिबल है -34 मेजर कर रहे हैं? इसका मतलब ये इतनी कम वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। कुछ लोग कैन नॉट बी मेजर की बजाय कैन नॉट बी डिटेक्टेड भी लिखते हैं, मतलब आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा पार्टिकल ही चल रहा है, ये है ना, इसके साथ वेव आपको ये नज़र ही नहीं आएगी। आपको लगेगा क्या मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ही आगे जा रहा है, क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी ज़्यादा क्या हो चुकी है, स्मॉल हो चुकी है। ये वेवलेंथ इतनी ज़्यादा स्मॉल हो चुकी है। मैंने क्या लिखा है? दिस आइडिया वेल होल्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ कम हो जाती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की लिखने अपने पास। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर आइडिया वेल होल्ड क्यों नहीं करता? क्या उनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है? नहीं, बल्कि उनकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है कि हम उस वेवलेंथ को डिटेक्ट या मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डिब्राय ने आइडिया दिया था, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। इसका मतलब है खालिस साहब वेव में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी या इफान साहब के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो डिटेक्टेबल नहीं है। इसका मतलब है डिब्राय का आइडिया मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेल होल्ड नहीं करेगा। बातें आपको समझ आ गई, बड़ी छोटी छोटी और सिंपल सिंपल सी बातें। कुछ थोड़ी सी थकी थकी बातें मैं करता हूँ चांदना। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल है जिधर भी मूव कर रहा है, वो उसका डिब्राय वेवलेंथ का सवाल पूछ सकता है। कोई पार्टिकल जिधर भी मूव कर रहा है, तो लिख लो, कोई पार्टिकल जिधर भी मूव कर रहा है उसका डिब्राय वेवलेंथ का सवाल आ सकता है। अच्छा, मैं कुछ जिधर मूव करवाता हूँ उसको। हम लोगों ने पढ़ा, एक पार्टिकल को मैंने अपवर्ड थ्रो किया, बॉडी का अपवर्ड थ्रो किया जनाब। ये मेरे पास गेंद है, मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया।
हमें पता है जब हम लोगों ने इसको थ्रो किया, सपोज करें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, वन डायमेंशन मोशन है, अब ऊपर फेंका, टॉप पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी ना। जब ये दोबारा इस लेवल पे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 नहीं होगी। हमें पता है v1 और v2 आपस में बराबर होंगी यार, चैप्टर 3 सॉरी वो मोशन, और ये दोनों पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और टॉप पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी, कौन सी मोशन है, वन डायमेंशन मोशन है। पूछते हैं आप लोगों से, बताएं डी ब्राइव वेवलेंस यहाँ पर क्या होगी, या यहाँ पर डी ब्राइव वेवलेंस क्या होगी, और यहाँ पर डी ब्राइव वेवलेंस क्या होगी। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, जी होता है। तो ये लॉन्चिंग वाले पॉइंट्स हैं ना, और इन पॉइंट्स पे अगर आप देख लें पार्टिकल की मास तो चेंज हो नहीं रही, तो लैम्डा का v के साथ कौन सा रिलेशन, इनवर्स। तो जहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पे जब वो ग्राउंड के ऊपर आकर हिट करेगा, इन दोनों पॉइंट्स पे वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी। यानी जब वो आप उसको ऊपर फेंकेंगे बॉडी को, तब भी डी ब्राइव वेवलेंथ इस बॉडी की मिनिमम होगी, और जब वो बॉडी वापस आएगा हिट करने लगेगा उस वक्त भी इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। क्यों, मास तो उसकी चेंज हो नहीं रही, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उस वक्त वेवलेंथ ने क्या होना है, मिनिमम होना है। सर इस जगह क्या होगा, यहाँ पर जाकर तो रुक जाता है, रुक जाए, हमें क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू 0, स्पीड 0 होगी, समथिंग ओवर 0 वाली बात होगी। समथिंग और 0 क्या होता है, इन्फानाइट। तो आपसे अगर पूछेगा इस टॉप पॉइंट पे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है, वन डायमेंशन मोशन में अगर किसी भी बॉडी की जो टॉप पॉइंट होगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वहाँ पर उसकी डिब्राइव वेवलेंथ इन्फानाइट होगी, बॉटम पे उसकी डिब्राइव वेवलेंथ मिनिमम होगी। ठीक हो गया। इसी चैप्टर में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम जनाब, आगे चलते हैं अपने प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पर स्पीड क्या होती है, सेम होती है, पता है ना, यहाँ पर स्पीड सेम, और स्पीड मैक्सिमम भी होती है ना, पता है ना, यहाँ पर स्पीड सेम, स्पीड सेम, और स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम भी होती है। यहाँ पर स्पीड 0 होती है, नहीं, यहाँ स्पीड 0 नहीं होती, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। मुझे ये बताओ, अब अगर आपका सवाल आ जाए डी ब्राइव वेवलेंथ का, इस पॉइंट पे डी ब्राइव वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम तो डी ब्राइव वेवलेंथ मिनिमम, स्पीड मैक्सिमम डी ब्राइव वेवलेंथ मिनिमम। इस पॉइंट पे सर क्या होगा, यहाँ पर स्पीड 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, या स्पीड मिनिमम है। तो यार जब स्पीड मिनिमम है, जब स्पीड इस पॉइंट पे मिनिमम है, जब स्पीड मिनिमम है तो इस पॉइंट पे वेवलेंथ फिर क्या होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशन मोशन है ना ये, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन डी ब्राइव वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहती, डी ब्राइव वेवलेंथ चेंज हो रही होती है। इवन वन डायमेंशन मोशन में भी डी ब्राइव वेवलेंथ पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट के ऊपर डी ब्राइव वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, इन्फानाइट नहीं इसको बोल देना, इन्फानाइट तब होगा जब v 0 होगा। टू डायमेंशन मोशन में v 0 तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी ब्राइव वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बातें आपको समझ आ गई। और एमसीक्यू देखते हैं, बल्कि लिखते हैं एमसीक्यू, लिखें इफ ए पार्टिकल, if a particle moves, if a particle moves with a speed of light, if a particle moves with the speed of light, then which of the, if a particle moves with the speed of light, then which of the following is correct for its de Broglie wavelength। ठीक है ना, ये उसका सवाल है। ऑप्शन भी लिखें, h/mc, h/2mc, इन्फिनिटी 0। बहुत आसान सा सवाल, बस एक छोटा सा पुराना कंसेप्ट। अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट से, देन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इट्स डी ब्राइव वेवलेंथ। बड़ा आसान सा सवाल। डी ब्राइव वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। v किसकी इक्वल गिवन है, c की इक्वल। क्यों, मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट से, तो h इक्वल टू m इंटू सी। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका गलत है।
अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो सर वी को सी रखा है, तो ऑप्शन ए फिर भी गलत आ गया, ए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ इसलिए होगी है कि आप एक बहुत बेसिक कंसेप्ट ज़ाया कर रहे हैं। वो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी मास एम नहीं रहती, उसकी मास इनफाइनाइट हो जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा है कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ये बात आप लोगों ने कहाँ से सीखी हुई है? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात है ना वहाँ पर लिखी हुई कि अगर किसी पार्टिकल की वी सी के बराबर हो जाए तो आप उसको एम तो नहीं लिख सकते ना, वो एम तो है ही नहीं, वो तो क्या है, अगर वी इक्वल टू सी हो जाए तो उसकी बच्चों जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी है, तो उसकी मास इनफाइनाइट होगी। तो जब आप इस फार्मूले में ये जहमत करेंगे ना, आप एच ओवर एम को इन्फिनिटी लिखें, वी की जगह सी लिखें, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। देखें ना, इन्फिनिटी के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा ना। अच्छा लिख देता हूँ, ये लो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। इसका ऑप्शन फिर कौन सा होगा? डेल्टा ऑप्शन बनेगा। बहुत खूबसूरत आंसर है ये, कि इसमें ज़्यादातर जल्दी में हम ऑप्शन ए चूज़ कर देते हैं क्योंकि वी को सी लिख देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने कंसेप्ट एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी मिक्स कर लेना है कि अगर वी इक्वल सी हो जाए, ये बात समझ आ गई ना, वी इक्वल सी हो जाए तो मास क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। और अगर मास इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस केस में आप लोगों ने जो डिब्राइव वेवलेंथ है वो आपके पास एच बाई एम सी नहीं होगी, बल्कि उसकी जो डिब्राइव वेवलेंथ है वो दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ये बातें होगी। एक दो छोटी छोटी बातें मैं वैसे लिख देता हूँ। डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये वैसे इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए वैसे। डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक एमसीक्यू आता है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मेटल कौन सी यूज़ की थी? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में निकल मेटल यूज़ की थी, यानी निकल को उन्होंने यूज़ किया। फिर याद आता है कि उन्होंने जो वोल्टेज सोर्स यूज़ किया था वो कितने वोल्ट्स का यूज़ किया था? तो उन्होंने जो वोल्टेज सोर्स यूज़ किया था वो 54 वोल्ट का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ये वैसे डायरेक्ट इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डिब्राई की बात को इन्होंने प्रूव किया था, इसलिए हम इसका थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं। ये सपोज करें उसका फिलामेंट है, यहाँ पर यूँ समझ लें कि उनका कोई एनोड लगा हुआ है, इस पर प्लस कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने वो निकल को प्लेस किया था, ये सपोज कर लें निकल यूँ हो गया पेंटागोन। तो ये बात कर रहा है कि ये फिलामेंट हो गया, यहाँ पर एनोड है और इसके साथ में यहाँ पर जो है वो निकल मेटल उन्होंने प्लेस की हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकले ना, ये इलेक्ट्रॉन आकर इस निकल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, ये निकल मेटल मैंने कहा ना यूज़ की, और इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए तो इन्होंने निकल मेटल यूज़ की ना। अब निकल मेटल की यू प्लेन होगी ना, क्योंकि क्रिस्टल है ना। इसका एक एमसीक्यू आ रहा था कि निकल मेटल में ये एक प्लेन है, ये दूसरी प्लेन है, जिसमें मैंने दो प्लेन बनाई हैं, ये प्लेन पी पी प्राइम, ये प्लेन पी वन प्राइम। इन प्लेन्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उसका भी एमसीक्यू आ सकता है कि निकल में डी किसकी इक्वल होगा ना, डी इसका जो डी हम कहते हैं इनर प्लेनर स्पेसिंग को, डी जो बनता है वो क्या होगा? इनर प्लेनर स्पेसिंग होता है। तो अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है ना कि निकल के फार्मूले में इनर प्लेनर स्पेसिंग कितना था, तो वो इसका बनता था 0.91 इंटू -10 मीटर। यानी ये इन्फॉर्मेशन बस थोड़ी सी याद रखो। अच्छा ये होगी बात, जब इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने आकर स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट्स पे मूव करवा रहे थे, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ने आकर स्ट्राइक किया तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स ने जब निकल के ऊपर आकर स्ट्राइक किया, कौन सा फिनोमेना शो किया? डायफ्रैक्शन शो की। इलेक्ट्रॉन ने जब निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या शो की है? डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया। यहाँ पर उन्होंने डिटेक्टर लगाए हुए थे, यानी ये जो सारी बाउंड्री है ये बाउंड्री बेसिकली डिटेक्टर्स की है। यहाँ पर उन्होंने डिटेक्टर लगाए हुए थे और जब निकल क्रिस्टल के उन्होंने स्ट्राइक किया तो यहाँ पर जाकर इस डिटेक्टर ने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया? इन डिटेक्टर के ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न बना, यानी इन डिटेक्टर ने डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। मुझे बताओ डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो वेव बिहेवियर है, ये पार्टिकल बिहेवियर? ये तो वेव नेचर का काम होता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन डायफ्रैक्शन शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डायफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर का फीचर है।
इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ने क्या शो की है, डायफ्रैक्शन शो की है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। समझ आ गई बात की ना, कि इस एक्सपेरिमेंट में निकल क्रिस्टल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रैक्शन शो की, डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट किया, डायफ्रैक्शन पैटर्न बना उन डिटेक्टर्स के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। वैसे ही और बातें भी याद रख लें। अब इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डायफ्रैक्शन हो रही है, थोड़ा सा ऑप्टिक्स को याद करो, पूरी स्क्रीन के ऊपर डायफ्रैक्शन हो रही है, तो डेविसन गर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन ली। M1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन ली, और फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन का अगर एंगल पूछ लेता है तो कितने डिग्री बना था, 65 डिग्री। यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व की वो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन थी, और इस एक्सपेरिमेंट में जो एंगल बना था वो 65 डिग्री एंगल बना था। डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो डिब्राई वेवलेंथ कैलकुलेट की ना, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डिब्राई वेवलेंथ जो कैलकुलेट की, डिब्राई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट की 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बनी थी, और ये वेवलेंथ बनी थी डिब्राई वेवलेंथ। ठीक है, ये डिब्राई वेवलेंथ किसकी थी, ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डिब्राई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की एट किस एट वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट्स। तो आपका यूँ भी एमसीक्यू आ सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट पे मूव करवाएं या एक्सेलरेट करवाएं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट्स पे एक्सेलरेट करवाएं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट्स पे एक्सेलरेट करवाएं तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। हम बोलेंगे अगर उसको 54 वोल्ट्स पे एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो 1.66 इंटू -10 मीटर होगी। तो ये आप डायरेक्ट ही याद रख लें, मतलब ये आपको न्यूमेरिकल में इसके कराऊंगा आगे चल के, लेकिन आपको वो न्यूमेरिकल की तरफ जाने की जरूरत को नहीं है। तो बुक की लाइन है कि डेविसन गर्मर के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट किया था 54 वोल्ट्स पे, और उन्होंने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की 1.66 इंटू -10 मीटर से। ये बात आपको समझ आ गई। इन्होंने किस फार्मूले से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की वो ज़रा देखें। देखिए हम लोगों ने तो अभी जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू H/mv होता है, लैम्डा इक्वल H/mv होता है, और mv को तो हम क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। आपको याद है हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रा ध्यान सुनना, बातें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। पहले तो मैं बुक की पढ़ा रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये p का स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए इधर क्या लगा दिया, अंडर रूट, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो डिब्राई वेवलेंथ का एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये बन जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी मेरा पुत्र डिब्राई वेवलेंथ का ही फार्मूला है, लेकिन ये डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ये डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अभी क्या बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा है। अभी ये बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, उस काइनेटिक एनर्जी का फंडा Q इंटू वी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है उसका फंडा Q इंटू वी होगा, ये बिल्कुल होगा, तो ठीक हो गया। इस फार्मूले को यूँ भी लिख सकते H/2m इंटू क्यू वी भी लिख सकते। इसका ये कैपिटल वी वोल्टेज के लिए है ना, ठीक है, कैपिटल वी वोल्टेज के लिए। ये भी डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला है। ये डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ये डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की फॉर्म में है। ये सारे डिब्राई वेवलेंथ के फार्मूले हैं, वो जो अभी मैं बात कर रहा था ना। और अगर हम इसी फार्मूले को फॉर इलेक्ट्रॉन लिखें, या तो क्यों लिखा मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो डिब्राई वेवलेंथ का फार्मूला बन जाएगा H/2m, क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, E इंटू वी नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला तो किसी भी चार्ज के लिए है ना, लेकिन ये नीचे वाला फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। सुने ध्यान से मेरी बात, ये जो मैंने कहा है ना 54 वोल्ट्स आंसर आया, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इस फार्मूले से कैलकुलेट किया। मैंने नहीं बल्कि बुक में लिखा हुआ है। H हमें पता था, M इलेक्ट्रॉन की मास है, E चार्ज एन इलेक्ट्रॉन है। डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कितने वोल्ट पुट किया, 54 वोल्ट पुट किया। जब उन्होंने यहाँ पर ये 54 वोल्ट पुट किया तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट हुई। E किसकी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M किसकी मास है, इलेक्ट्रॉन की मास। ये वाला फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये वाला हम फॉर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। और ये वाला जनरल फार्मूला है, कोई चार्ज और कोई पोटेंशियल लिख लो, कोई चार्ज हो सकता है, जो चार्ज होगा उसकी मास होगी, जो चार्ज होगा उसकी मास, ये जनरल है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो इस फॉर्मूले से उन्होंने ये वेवलेंथ कैलकुलेट की है 1.66 इंटू -10। तो मैं ये कह रहा था ये हो सकता है ये डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट आंसर पुट कर दो, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है। डेविसन और जर्मर ने इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को एक और मेथड से भी कैलकुलेट किया। वो मेथड था ब्रैग्स लॉ। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को ब्रैग्स लॉ से भी कैलकुलेट किया। और ब्रैग्स लॉ आपको याद है 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, वही एक्स रेज डिफ्रैक्शन है यार। m आपको पता है इस एक्सपेरिमेंट में कितना है 1, एंगल इस एक्सपेरिमेंट में कितना है 65 डिग्री। d पता है ना निकल का इनर प्लेनर स्पेसिंग है। इस फॉर्मूले में अगर m ऑर्डर 1 लें, एंगल 65 डिग्री पुट करें और d आप निकल का यूज़ करें, वो जो 0.91 इंटू -10 अभी बताया ना यार, ये बात कर रहा हूँ 0.91 इंटू -10, इस फार्मूला में पुट करके आप इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो इस वेवलेंथ का आंसर आएगा 1.65 इंटू -10 मीटर। इसका मतलब ये कि उन्होंने इस मेथड से जब 54 वोल्ट रख के सॉल्व किया था तो 54 वोल्ट रख के सॉल्व कितना किया है 1.66 इंटू -10 मीटर जवाब आया। और जब उन्होंने ब्रैग्स लॉ से कैलकुलेट किया तो आंसर 1.65 इंटू -10, तो ये दोनों आंसर सेम है ना ऑलमोस्ट। और 65 और 66 से फर्क तो नहीं पड़ता, इधर भी पावर -10, इधर भी पावर -10, इधर भी 1.6, इधर भी 1.6। इससे प्रूव हो गया कि वाकई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कौन सी नेचर है, वेव नेचर है, क्योंकि दो डिफरेंट रिजल्ट आपस में क्या कर गए थे, मैच कर गए थे। मैंने ये सारी बातें इसलिए की हैं, अगर आपको कभी सवाल आ जाए, आपको M1 गिवन हो, एंगल 65 डिग्री गिवन हो, D गिवन हो और आपसे के वेवलेंथ कैलकुलेट करें और आप कहें जनाब ये वाला फार्मूला तो कैलकुलेटर के बिना सॉल्व ही नहीं होता। देखिए ये वाली वैल्यू तो एग्जैक्ट बुक में लिखी हुई है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए वैसे ही, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर आपके ये न्यूमेरिकल आ जाए वो कि इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट है, 54 वोल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, आप इलेक्ट्रॉन की डिब्राइव वेवलेंथ कैलकुलेट करो तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसमें कैलकुलेटर आपके पास होना या कैलकुलेटर आपके पास ना होने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, ठीक है। आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। चलें, हमें कुछ एक दो नए और फार्मूले मिल गए, इस पे भी हम दोबारा थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर लेते हैं। सपोज करें आपके एमसीक्यू ये आ गया है, कैलकुलेट रेशो ऑफ, अच्छा मैं वेवलेंथ लिखूँ ना तो इसका मतलब है डिब्राइव वेवलेंथ है, ना भी कहूँ तो ज़रा डिब्राइव वेवलेंथ है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की डिब्राइव वेवलेंथ की रेशियो बताओ। आगे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ़ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है इफ़ बोथ आर एक्सेलरेटिंग एट सेम पोटेंशियल। ये दो अलग-अलग सवाल है, मैंने दोनों फार्मूले कवर करने हैं ना। तो मैंने पहला ये सवाल लिखवाया है कि अल्फ़ा पार्टिकल की और प्रोटॉन की वेवलेंथ की रेशियो बताओ अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो। दूसरा सवाल क्या है, बोथ आर सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसमें ये होगा कि आपके जो ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज हैं दोनों की बच्चों आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। पहला सवाल क्या, पहला पार्ट यही था ना कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए। तो मुझे बताओ इस केस में क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 वैसे कांस्टेंट, तो वेवलेंथ का और मास का विद अंडर रूट इनवर्स रिलेशन आया। देखिए ना दो पार्टिकल है, पहले ऑप्शन में क्या गिवन है, देखिए ना 1 समझ आ रहा है, 1 ये है यार, इफ बोथ है सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 सेम, H सेम, वेवलेंथ का मास के साथ इनवर्स रिलेशन हो गया। किस किस पार्टिकल की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की। अब बताने की जरूरत को नहीं, अल्फा पार्टिकल की मास हमें ऊपर किसकी मास आएगी, सॉरी प्रोटॉन की आएगी ना, और नीचे मास किसकी आएगी, अल्फा पार्टिकल की। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बातें पढ़ा दी थी, मास इनकी कैसे लिखनी है। ऊपर मास प्रोटॉन की क्यों लिखी है, इनवर्स रिलेशन है ना, नीचे अल्फा की आएगी। प्रोटॉन की मास को अगर बच्चों हम m लिखते हैं तो अल्फा पार्टिकल की मास को हम 4m लिखेंगे। अगर उसकी मास m है तो इसकी मास 4m होगी, m से कैंसिल, 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेवलेंथ की रेशियो 1/2 आ जाएगी, बहुत आसान बात। दूसरा इसका सवाल ये है कि इफ़ बोथ आर एक्सेलरेटिंग एट सेम पोटेंशियल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2m/qv लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे बच्चों, 2m/qv। जनरल फार्मूला तो ये था ना, इस सवाल में ये गिवन है इफ़ बोथ आर सेम पोटेंशियल, अगर v सेम है, h सेम है, 2 सेम है,
तो क्या दोनों पर चार्ज सेम है? जिन सवाल प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, ना दोनों का चार्ज सेम है, ना बच्चों दोनों की मास सेम है। तो इस केस में m और q दोनों वेरिएबल है, मास भी वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल मतलब दोनों का सेम नहीं है ना, वेरिएबल मतलब सेम नहीं है। अल्फा पार्टिकल ओवर प्रोटॉन है, सीक्वेंस देख लेना जो भी लिखी हुई है, हाँ ये लिखी हुई मैंने, अल्फा ओवर प्रोटॉन। अब इसका तरीका ये ना कि हमें ये तो पता है इन्वर्स रिलेशन है, हमें ये तो पता है इन्वर्स रिलेशन है ना, आपने नीचे चीज़ें किसकी लिखनी है? अल्फा की, ऊपर प्रोटॉन की। तो ऊपर प्रोटॉन की मास m होती है, प्रोटॉन पर चार्ज हम कितना लेते हैं? ई लेते हैं। ये बातें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिखा दी हैं अपनी पढ़ा। नीचे अल्फा पार्टिकल की मास लिखनी है, अगर प्रोटॉन की m लिखी है तो अल्फा पार्टिकल की मास 4m नहीं होगी। अगर प्रोटॉन पर चार्ज आप लोगों ने ई लिखा है तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e नहीं लिखेंगे। ये बातें तो बहुत सिंपल है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4 का अंडरूट तो लिया जा सकता है ना, 4 को 2 से कर देंगे तो 8 बन जाएगा। वैसे इसका आंसर 1/√8 बहुत कम लिखा हुआ आता है। जब अंडरूट के अंदर दो इस तरह के नंबर आ जाए जिसमें एक का अंडरूट लिया जा सके तो हम उसका अंडरूट ले लेते होते हैं ना। तो इसका जो आंसर आपका बन जाएगा 4 का ले लें तो 2 हो जाएगा, क्या 4 का अंडरूट ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। तो ज़्यादातर ये वाला आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो भी आ सकता है 1/√8, लेकिन ज़्यादातर इसके जो आने के चांसेस होते हैं वो इसी फॉर्म में चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसके क्वेश्चन देखें, ये आपको समझ आ गया ना कि उस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ना, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑल हैव सेम स्पीड, ऑल हैव सेम स्पीड। तो आपसे पूछते हैं इनकी डिब्राइव वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, किसकी डिब्राइव वेवलेंथ कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी? तो लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है ना, इन सब की स्पीड्स सेम है। ये तो बेसिक वाला फार्मूला आ गया ना। फिर h कांस्टेंट, स्पीड सबकी कांस्टेंट, तो वेवलेंथ का और मास का आपस में कौन सा होगा? सिंपल इनवर्स रिलेशन हुआ। तो जिसकी मास सबसे कम होगी उसकी डिब्राइव वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो अब आपको इनकी मास का ऑर्डर पता है ना, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, मास किसकी है? इलेक्ट्रॉन की मास है ना। अगर मैं मास का ऑर्डर चेन लिख सकता हूँ, सबसे ज़्यादा मास किसकी है? अल्फा पार्टिकल की, दूसरे नंबर पे किसकी? न्यूट्रॉन की, तीसरे नंबर पे प्रोटॉन की, और सबसे कम मास किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो जिसकी मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डिब्राइव वेवलेंथ किसकी हुई? फिर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी किससे? प्रोटॉन से। सिंपल सा सवाल है यार, स्पीड सेम है। प्रोटॉन की ज़्यादा होगी किससे? न्यूट्रॉन से। और न्यूट्रॉन की डिब्राइव वेवलेंथ ज़्यादा होगी किससे? अल्फा पार्टिकल से। इसमें मतलब कि इस सवाल में सबसे जो कम डिब्राइव वेवलेंथ होगी वो आप लोगों के पास किस चीज़ की बनेगी? अल्फा पार्टिकल की डिब्राइव वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसका कोई 20 मिनट या 15 मिनट की इसकी डिस्कशन अभी बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।